हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये ज़रूर कमेंट में बताइए। खैर, आज जो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडल सेट 8 करने वाले हैं और ये जो है आपका इस सीरीज़ का जो हम लोग बिहार स्पेशल जो PYQ कर रहे हैं, जिसमें बिहार के सारे ही एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका ये आखिरी क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो है आपका क्या होगा, ये आखिरी, यानी कि ये 1 to 8 जो है मॉडल से टोटल उसमें हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, 7 तक तो हमने वैसे पढ़ लिया, 8 हम लोग आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आखिरी क्लास होने वाला है इसका, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, और इसमें अराउंड हमने 400 क्वेश्चंस जो है, टोटल 400 प्लस क्वेश्चन जो है इस सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री के हमने कवर किए। ये सारे ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जो हम लोग अभी इसके बाद जो है आपका BPSC का प्रीवियस ईयर का जो है एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं वो भी बने रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है BPSC और जो सेंट्रल SSC का एग्जाम होता है, जो आपका CGL, CHSL, MTS, GD, इन सब का होता है, उसकी भी सीरीज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग PYQ उसको कवर कर रहे हैं। तो अराउंड 400 प्लस क्वेश्चन था इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये उसका आपका आखिरी क्लास है। इसके साथ ही अब जो हम लोग इस सीरीज में, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं बिहार स्पेशल की, तो इसमें हम लोग अब जो शुरू करने वाले, पॉलिटी आपका ऑलरेडी चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में उसके क्लासेस खत्म हो जाएंगे। और अब इसके बाद जो है हम लोग आज से ही जो है शुरू करेंगे आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न मैंने इसलिए पढ़ा है कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और मेडिवल में अराउंड लगभग 150-200 के क्वेश्चन के करीब जो है आपका बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मेडिवल के जो भी क्वेश्चन आपको अभी तक पूछे गए इस तरह के, बिहार SSC है ना, और जो आपका बिहार शिक्षक वाला एग्जाम है ना, SSC बिहार SSC CGL जो है उस सब में, उन सब के क्वेश्चन जो है वो हम लोग मेडिवल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। रेगुलर आप देख ही रहे हैं, आपके लिए 2-3 क्लास रोज ही आ रही है, मैथ्स और रीजनिंग के भी क्लासेस चल रहे हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियो को देखिए। और इस सीरीज का आप पहले, अगर आप नए हैं, अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस सीरीज का 1 to 8 जो है, पहले 1 to 7 जो है आप पहले उसको देखिए, तब आपको ये क्लास जो है वो बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो वो ऑब्वियसली यहां पर स्किप हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर है, क्या है कि कौन सा राज्य जो है वो ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है 1990 के दशक में जो है महिलाओं ने शुरू किया था। कहां पर शुरू किया था, ये आपका आंध्र प्रदेश। ये आप बिहार बोर्ड का क्लास 10th का बुक पढ़ेंगे ना, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, जो आपका नेल्लोर जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो आपका नेल्लोर जिला है, ठीक है, नेल्लोर जिले में, ठीक है, नेल्लोर जिला। और उसका एक गांव था, उसका एक गांव जो है वो है दुबरगंटा। क्या नाम था, दुबरगंटा, है ना, सॉरी दुबरगंटा, ये गांव था। यहीं की महिलाओं ने जो है ताड़ी के विरोध में, ठीक है, ताड़ी की बिक्री के विरोध में जो है ना आंदोलन किया था, जिसमें ताड़ी के बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, तो कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला, दुबरगंटा गांव। ठीक है, और कब, 1990 के समय में, 1990 के टाइम में। ठीक है, किस समय, क्लियर है। इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, डेट आपसे पूछता भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ही नहीं तो पूछेगा क्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये पहले भी आया है, कौन सा समझौता है, आपको पता होगा, ये ताशकंद समझौता है। कौन सा समझौता है, ताशकंद समझौते के बारे में मैंने बहुत डिटेल पीछे आपको पढ़ाया है, प्रीवियस जो आपका क्लासेस है, ठीक है, मॉडल्स हैं उसमें। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बस बता देता हूँ, ठीक है, वापस से रिवाइज करा देता हूँ। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता साइन हुआ था। किसके बीच हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच हुआ था। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये जो समझौता है 1965, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 में, ये उसी को रोकने के लिए, ये जो है उस पर विराम लगाने के लिए समझौता किया गया था। और ये समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी आप देख रहे हैं ताशकंद, वहां पर हुआ था। इसमें एक बहुत बड़ी घटना क्या हुई कि समझौते के अगले ही दिन, यानी 11 जनवरी को जो है लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी जो है उनके होटल में मिली। ठीक है, और मतलब उनकी रहस्यमय तरीके से वहां पर देहांत हो गया। ठीक है, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, जो नॉर्मल कहना है कि वो हार्ट अटैक के कारण मरे थे, बट ये भी कयास लगाए जाते हैं कि उनको जो जहर पॉइजन दिया गया था। खैर, तो वो हम लोग है ना हिस्ट्री पर छोड़ते हैं।
अब यहां पर दो समझौता और भी आप ऑप्शन में देख रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वो है आपका शिमला समझौता। शिमला और सिंधु दोनों को अच्छे समझते हैं। मैं पहले शिमला समझौता के बारे में आपको बताता हूं कि ये क्या था, ठीक है। देखिए, शिमला समझौता जो है ये कब हुआ था, ये आपको पता होगा कि ये इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी और किसके बीच, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। ये 1772 में 1712 कहा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका है ना 1972 है ना, 1972 1972 जो है, ठीक है। 1972 में साइन हुआ। किसके बीच साइन हुआ था, इंदिरा गांधी। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इससे भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं ना। इंदिरा गांधी और किसके बीच साइन हुआ था, और जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। तो एक हो गया हमारा क्या, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच, अली भुट्टो, ठीक है, इनके बीच जो है ये आपका साइन हुआ था। क्लियर है। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। क्यों हुआ था भाई, तो 1971 में आपको पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, ठीक है। और उसी युद्ध के विराम के लिए जो है ये संधि की गई थी, शिमला समझौता, ठीक है। अब यहां पर समझिए सिंधु, ये सिंधु समझौता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो पहले तो सबसे पहला ये तो बनेगा कि ये कब हुआ, 1960 में। जो सिंधु घाटी समझौता हुआ वो सिंधु नदी समझौता जो 1960 में हुआ। किसके बीच हुआ था, 1960 में प्रधानमंत्री कौन थे, ऑब्वियसली नेहरू जी। तो इधर थे नेहरू जी और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था आयूब खान। दूसरी तरफ कौन था, तो वो था आपका आयूब खान, ठीक है। इनके बीच हुआ था। आयूब खान डिक्टेटर था पाकिस्तान का, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तानाशाह था। तो नेहरू और आयूब खान के बीच जो है ये आपका समझौता हुआ। कौन सा, 1960 का सिंधु घाटी समझौता, ठीक है। इस समझौते में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता होगा कि सिंधु जो नदी है, ठीक है, वो आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से निकल करके ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। और ऐसी और जो है 5 और नदियां सिंधु के साथ। कौन कौन सी है, सिंधु के अलावा देखें तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास है। ये सिंधु की ट्रिब्यूटरीज भी कही जाती है सिंधु नदी की, ठीक है। अब चूंकि इन नदियों का पानी भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रहा था, तो इसको लेकर के कई सारे, खास करके जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो कई सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, ठीक है, पानी को लेकर के। बात समझ में आ रही है। तो उसी में ये सिंधु, उसी जो है संदर्भ में ये समझौता किया गया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। इसमें क्या कंडीशन, क्या कहा गया, इसमें नदियों को 2 ग्रुप में बांटा, जो पूर्वी नदी और पश्चिमी। यानी कि अगर आप देखें, मान लीजिए इधर यहाँ पाकिस्तान, एक सेकंड के लिए मैं आपको समझाऊं, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है और ये है आपका भारत का जो है टॉप वाला एरिया, ठीक है। तो यहां से नदियां निकल करके इधर जा रही हैं, ठीक है। ये यहां पर इस तरह से नदियां जो है ये अलग अलग ये नदियां जा रही हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो इधर की नदियां, इसको पूर्वी नदियां कहा गया, जो इस साइड की नदियां हैं वो हमारा क्या हो गया, पश्चिमी नदियां हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। 3 पूर्वी जो नदियां हैं, ठीक है, उस पर, और वो 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी, कौन है उनको, क्या कौन सी नदियां हैं, तो वो हो गया आपका रावी, ठीक है। कौन कौन सा, रावी है ना, उसके अलावा व्यास है ना, रावी के बाद क्या हो गया आपका व्यास और सतलज, ठीक है। ये तीनों जो नदियां हैं, सतलज, इन तीनों का जो पानी है इस पर भारत का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, भारत का। जो ये तीनों जो पूर्वी नदियां हैं इस पर किसका अधिकार होगा, ये भारत के कंट्रोल में होगा, यानी इसके जल पर भारत का पूरा पूरा अधिकार होगा। और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, ठीक है, 3 जो आपका पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदी है ना, पश्चिमी नदियां जो है, ठीक है, और वो कौन कौन सी, तो जो बच गया, कौन कौन सा बच गया आपका, ठीक है। तो 3 पश्चिमी नदियां में बच गया आपका, पहले तो सिंधु हो गया, ठीक है, सिंधु तो आपका रहेगा ही, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, तो सिंधु के अलावा आपका हो गया झेलम, ठीक है, ये आपका हो गया झेलम, ठीक है। झेलम के अलावा कौन सा बच गया, वो हमारा हो गया चेनाब, ठीक है, चेनाब। कौन सा नदी हो गया, तो चेनाब। तो ये तीनों जो नदी है, कहा गया कि इसका जो पानी है वो किसको मिलेगा, इसका पानी, मतलब ये शर्त हुआ कि इसके इन तीनों नदी का जो पानी है वो है ना पाकिस्तान में बहने दिया जाएगा बिना रोक टोक के। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, उसमें कि 20% जो पानी है, यानी 3 पश्चिमी नदियां का 20% पानी पर भारत का अधिकार होगा। 20% पानी पर जो है, यानी 80% बिना रोक टोक के पाकिस्तान में जाया जा सकता है ना। बाकी 20% पर जो है, मतलब भारत उसको जो है यूज कर सकता है, अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट सब में, सिंचाई योजना सब में कर सकता है। हाँ, लेकिन यहां शर्त यह कि इन 3 नदियों पर भारत कोई पानी को रोकने के लिए कोई बांध नहीं बना सकता, ठीक है, ये कंडीशन है। तो 20% पानी पर जो है
भारत का अधिकार रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे मैंने अभी कहा ना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा ये आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है सॉरी, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है ये कहां पर स्थित है? नमक सत्याग्रह पता ही आपको गुजरात में हुआ था, है ना। दांडी मार्च के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह जो है वो हुआ था, तो गुजरात में है और गुजरात में ही ये स्मारक भी बना हुआ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, दांडी कब हुआ था, दांडी मार्च कब हुआ था, या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी? ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर जो लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सर्च करेंगे तो वहां आपको दो नाम दिखेगा। एक तो जो मैडम ब्लावत्स्की है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, मैडम एचपी ब्लावत्स्की, ठीक है। उसके अलावा एमएस ऑलकोट जो है ना, ऑलकोट जो है, इनका भी नाम मिलेगा। तो अब सवाल है कि इन दोनों में किसको करें? तो देखिए इसके जो वास्तविक संस्थापक जो है वो मैडम ब्लावत्स्की को ही माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये कौन होंगे? मैडम एचपी ब्लावत्स्की। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। वैसे तो ये मैंने पहले ही बताया। कहां पर की थी ये आप जान लीजिए, ये किया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहां पर हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये एमएस ऑलकॉट जो है उन्होंने भी इसका दिया। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में दो और, पहले तो इनका जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में कहां पर बनाया गया था, तो ये ध्यान रख लेंगे। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर 1882 में जो है वो मद्रास में बनाया गया। मद्रास का अदियार नाम का जगह है, ठीक है ना। अदियार जो है ADYAR बेसिकली, ठीक है, अदियार यहां पर बनाया गया। ठीक है, 1882 में ये मद्रास को क्या बनाया गया? इसको हेडक्वार्टर बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, अच्छा एक सवाल और भी पूछा जाता है इसके बारे में, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ना एनी बेसेंट को। ये भारत में, है ना, भारत में इसकी स्थापना का, भारत में जो है स्थापना का, ठीक है, किसकी स्थापना का? तो आप ऊपर देख रहे, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है भारत में? एनी बेसेंट को जाता है। ये ध्यान रखेंगे। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जानते ही होंगे एक्चुअली। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई? देखिए ये तो कई बार आ चुका है, तो हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है, ये 1939 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन हम यहां पर बाकी पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी भी कई बार आया है। कम्युनिस्ट पार्टी की देखिए स्थापना जो है, एक तो है उसका ऑफिशियल इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना जो है वो तो आपका दिसंबर 1925 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1925 में जो है इसकी ऑफिशियल जो है कहिए कि आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन इसकी पहले स्थापना जो है वो हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में हुआ था। इससे तो ये देख लीजिए, पहले इसकी स्थापना 1920 में हुई। ठीक है, एमएन रॉय ने ही की थी, दोनों जगह एमएन रॉय है। ठीक है, तो एमएन रॉय ने की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसने की? एमएन रॉय ने। और ये कहां पर की थी ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उन्होंने ताशकंद में किया था। कहां पर किया था? ताशकंद में। तो ये ध्यान रखेंगे, ताशकंद में उन्होंने जो है ताशकंद में इसकी स्थापना की, ये 1920 में। लेकिन ऑफिशियली जो इसकी स्थापना भारत में पूछा जाता है, मेनली भारत में ही आपका पूछा जाता है, तो ऑफिशियली ये जो है आपका ये इंडिया में हुआ था, और ये आपका दिसंबर है ना 1925। आपने ये पढ़ा भी होगा कई बार, है ना, पीछे के में वीडियो में 1925 में इसकी स्थापना की। इन्हीं के साथ जो और भी लोग जो थे, ऐसे कई सारे लोग थे, एमएन रॉय तो अगेन थे ही। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि 26 दिसंबर 1925 को जो, अगर आप डेट लिखना चाहें तो डेट भी लिख लीजिए, 26 दिसंबर 1925 को जो है कम्युनिस्टों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। ठीक है, 1925 में, और इसी कॉन्फ्रेंस में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को स्वीकार किया गया, माना गया। ठीक है, इसमें कई सारे लोग थे। इसमें जो नाम आपसे पूछा जाता है, एक तो एमएन रॉय है, इनकी पत्नी थी एवलिन ट्रेंट, ठीक है, वो थी। ठीक है, और इसके अलावा अबनी चटर्जी, है ना, इन तीनों के नाम जो है, खास करके अबनी चटर्जी और एमएन रॉय जो है उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब आगे आते हैं अगला सवाल, अगला देखते हैं नौजवान, है ना, सभा या नौजवान भारत सभा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना आपको पता होगा, पहले भी आया 1926 ईस्वी में। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी, भगत सिंह ने, ठीक है। और ये इसकी स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो छात्रों, और ये लाहौर में किया था उन्होंने। कहां पर किया था? क्योंकि भगत सिंह ने, उनका संबंध लाहौर से बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो ये इन्होंने लाहौर में किया था, ठीक है, लाहौर में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? जो पंजाब वाला और लाहौर वो जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां जो किसान हैं और जो छात्र हैं उनको संगठित करना, अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना जो है इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो भगत सिंह ने किया था, कहां पर? लाहौर में। अब आते हैं आपका सोशलिस्ट पार्टी, इसको है ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना जो है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसके पहले तो कब हुई थी? ये हुई थी 1934 में, और इसके बहुत बड़े नेता थे जेपी, ठीक है, ये 1934 जेपी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 का लाहौर अधिवेशन, यानी मैंने पहले ही बताया था जब जवाहरलाल नेहरू ने इनको इनवाइट किया था, ठीक है। और ये जो सीएसपी है, ठीक है, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, और इसको बनाने में जो लोग थे उसमें एक तो जेपी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, है ना, उसके अलावा कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया, है ना, तो और कौन से थे? और कौन थे? राम मनोहर लोहिया, है ना, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इनका नाम भी आप जानते ही होंगे, है ना, जानते ही हैं लगभग। चलिए, राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा और कौन थे? ठीक है, इसके अलावा जो नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, है ना, आचार्य जो नरेंद्र देव है ना, नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, ये भी थे, ठीक है, ये ध्यान में, ये पूछा जाता है कई बार, यहां से क्वेश्चन पूछे गए, ये 4 पार्टी से ही इतने बार क्वेश्चन पूछे गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो हिंद चीन ऑब्वियसली कौन पहुंचा था? पुर्तगाली पहुंचा था। पुर्तगाली ही पहले जो है इधर एशिया वाले क्षेत्र, भारत में आपको पता है कि वो आए थे, और है ना हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी पुर्तगाली पहुंचे। लेकिन हिंद चीन क्षेत्र में जो है वर्चस्व जो रहा था वो इस क्षेत्र में, हिंद चीन वाले क्षेत्र में जो वर्चस्व रहा वो मेनली फ्रांस का रहा था, ठीक है, ये फ्रांस का, है ना, बोलबाला रहा, ठीक है, क्योंकि फ्रांस जब वो भारत में खुद को स्थापित नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो हिंद चीन की तरफ जो है फ्रांस ने रुख किया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने इनको यहां स्थापित नहीं होने दिया। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है? मतलब कौन है इसमें? देखिए, पहले तो बस्तर आंदोलन कब हुआ ये जान लीजिए, ये हुआ था आपका 1910 में, ठीक है, बस्तर आंदोलन 1910 में हुआ। इसको एक और नाम दिया गया, भूमकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमकाल। क्या कहा जाता है इसको? भूमकाल। तो ध्यान में रखेंगे, इसको भूमकाल भी कहा जाता है। बस्तर, अच्छा आप लोग कमेंट में बताएंगे बस्तर कहाँ है, कौन से राज्य का हिस्सा है बस्तर? बहुत फेमस है, खास करके नक्सलवादी जो है, नक्सलवादियों के लिए बहुत फेमस है बस्तर, ठीक है, लेकिन बस्तर एक खूबसूरत जगह भी है, ठीक है, वैसे तो ये नक्सलवाद के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन बस्तर एक खूबसूरत जगह भी है, बहुत ही सुंदर नेचुरल जो हैबिटेट है कह सकते हैं वो है, ठीक है। और इसको अब देखिए, ये आंदोलन जो इसमें भूमिका थी उसका नाम था गुंडाधुर, ठीक है, इनका नाम क्या था? गुंडाधुर। और इनके साथ जो है वो कालेंद्र भी थे। कौन थे? कालेंद्र, वहां के, ठीक है, दीवान थे, दीवान के एक्चुअली वो रिलेटिव थे, तो वहां के दीवान के रिलेटिव थे, ठीक है, कालेंद्र, तो इन्होंने भी इनकी सहायता की थी। तो गुंडाधुर जो है उन्होंने बस्तर आंदोलन में भूमिका निभाई थी, ठीक है। बाकी आप जतरा भगत, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, इन सब के बारे में जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो आप पीछे की वीडियो देखिए, वहां ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां चलाई गई थी? तो मुंबई से जो है ये पुणे, आपको पता, सॉरी पुणे नहीं, मुंबई से थाने ना, मुंबई से थाने 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी, मुंबई से थाने, ठीक है, 1853 में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे? वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, है ना, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 में आया। ये भू राजस्व की एक व्यवस्था थी। देखिए, जो प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था है ना, यहां अगर मैं भू राजस्व व्यवस्था की बात करूं ना,
भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा आप, ये कई बार एग्जाम में यहीं से खाली क्वेश्चन आता है। जो पहली भू राजस्व व्यवस्था थी भारत में उसको बोलते हैं इजारेदारी, ठीक है। कई बार यहां से है ना क्वेश्चन पूछा जाता है इजारेदारी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो है वो आपका यही है अस्थाई बंदोबस्त, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। चले अस्थाई बंदोबस्त, तीसरी जो व्यवस्था आई, ठीक है, ये आई पहले आया आपका इजारेदारी, दूसरा आया अस्थाई बंदोबस्त, फिर तीसरा आया रैयतवारी। कौन सा आया, ये आया रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। ये आपका कौन सा आया, ये हुआ रैयतवारी, ठीक है, रैयतवारी। अभी इसको मैं डिटेल में भी आपको समझा रहा हूं, ठीक है, रैयतवारी। और चौथी जो व्यवस्था आई वो था महलवारी, है ना, महलवारी, ठीक है, या महलवारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए महलवारी व्यवस्था, ये 4 भू राजस्व व्यवस्था है जो अंग्रेज यहां लेकर के आए, ठीक है, जो अंग्रेजों ने यहां पर, है ना, भारतीय किसान, और ये चारों ही व्यवस्था में शोषण हुआ किसानों का, ठीक है। जितनी भी व्यवस्था वो लेकर के आए सब में किसानों का शोषण ही हुआ, है ना। अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक है। देखिए इजारेदारी जो है ये आया था कब, ये आया था 1772 ईस्वी में। कब आया, 1772 में आया। और वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, कौन इसको लेकर के आए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो, है ना, इस समय वो बंगाल के गवर्नर थे, है ना, बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये यही लेकर के आए थे। चलिए उसके बाद देखते अस्थाई बंदोबस्त, ये तो आप देखिए ना 1793 में लेकर के कौन आया था, कॉर्नवालिस, है ना, इसको लाने वाले थे कॉर्नवालिस, है ना। तो कॉर्नवालिस जो है उसको लेकर के आए थे इस व्यवस्था को, है ना। उसके बाद आपका रैयतवारी जो है ये कब आया, ये आया था 1820 में, ठीक है। इसको थॉमस मुनरो लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे इसको, ये लाया था, इस व्यवस्था को लाने वाले थे थॉमस मुनरो, ठीक है। कौन थे, थॉमस मुनरो। चलिए तो ये हो गए थॉमस मुनरो, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन लेकर के आया था, महलवारी कौन के लेकर आया, महलवारी व्यवस्था 1822 में आया था और इसको हॉल्ट मैकेंजे, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजे जो है ना, ये हॉल्ट मैकेंजे जो है उन्होंने लेकर के आया था, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजे, है ना, मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी उन्होंने ये लेकर के आया, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महलवारी कौन कौन सा, इजारेदारी, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब थोड़ा यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, बाकी ये सारी व्यवस्थाएं पीछे अलग अलग क्वेश्चन में आया, मैंने उसको डिटेल में, यहाँ मैंने आपको सारा एक जगह बता दिया, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपको याद भी होगा, ठीक है। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया। इसमें क्या होता है, देखिए इसी अस्थाई बंदोबस्त को ना, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। इसमें ये क्या होता है, इसको जमींदारी कहा जाता था। इजारेदारी व्यवस्था के बाद क्या हुआ, जमींदारी ये व्यवस्था क्यों लाई गई, मतलब इजार व्यवस्था, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था में कुछ कमियां थी तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉरी इजारेदारी में कुछ, हाँ जो इजारेदारी व्यवस्था थी उसमें कुछ फॉल्ट था, कुछ कमी थी, उसको ठीक करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें क्या होता था, नाम से ही पता चल रहा है, इस व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें भूमि का मालिक कौन है, भूमि का जो, इसमें जो भूमि का जो स्वामित्व है ना, भूमि का स्वामित्व, है ना, सॉरी स्वामित्व मित्व जो है ये किसके पास चला गया, ये जमींदारों के पास चला गया, ये जमींदार हो गए, ठीक है। मतलब जमींदारों को भूमि दे दी गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जमींदार क्या करते थे, जमींदार किसानों से कर वसूलते थे, और कर का, ठीक है, जो जमींदार हैं ये कर वसूलेंगे, है ना, और ये कर वसूलते थे, और कर का कितना, 10वां भाग, है ना। कर जो था, कर ये था क्या कि जो 10वां भाग है, 10वां भाग का मतलब हो गया कि 11 भाग में से, है ना, 11 भाग में से 10 भाग जो है वो किसको जाएगा, 11 में 10 जो है ये अंग्रेज को देगा, अंग्रेज को जाएगा, और एक भाग जो है, ठीक है, एक भाग जो है वो आपको मिलेगा, एक भाग, है ना, वो जमींदार अपने पास रखेंगे। इसके पास कितना रहेगा, जमींदार के पास जो रहेगा वो एक भाग आपका रहेगा, ठीक है, किसके पास रहेगा, जमींदार के पास एक भाग रहेगा। और इसमें भी किसानों का बहुत अधिक शोषण हुआ इस व्यवस्था में भी, ठीक है। और ये व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना, इन क्षेत्रों में, इसके अलावा उत्तरी कर्नाटका वाला भी क्षेत्र में लागू हुआ था। तो मेनली ये जमींदारी व्यवस्था कहां पर लागू हुई थी, तो ये आपका जो है बिहार, बंगाल, है ना, तो बिहार आपका, बंगाल, है ना, उन क्षेत्रों में, है ना। तो बिहार आपका हो गया, इसके अलावा बंगाल हमने लिख लिया, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना,
उड़ीसा, ये वर्तमान की बात हो रही है इन क्षेत्रों में। पहले तो ये सब बंगाल का हिस्सा था उड़ीसा, उसके अलावा है ना जो है नॉर्थ कर्नाटक है ना, नॉर्थ जो आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, कर्नाटक, उन क्षेत्रों में भी ये लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सारा डिटेल हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट, ये बताया मैंने, जिसमें दल जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हुआ था, यही था ना, इसमें क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल में ये बट गया था, ये फूट आ गई थी है ना, गरम दल और है ना वर्सेस एक तरह से क्या हो गया, नरम दल हो गया था। ठीक है, और ये जो फूट है इसको किसने प्रसन्नतापूर्वक, कौन से अंग्रेज ने हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की। ठीक है, मतलब उनके लिए, अंग्रेजों के लिए एक महान जीत है, ये व्याख्या करने वाले थे ऑब्वियसली कौन होंगे, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि उस समय वायसराय जो थे, ठीक है, वो कौन थे, वायसराय हमारे थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो एक्चुअली सेकंड भी इनको कहा जाता है। 1905 से लेकर के 1910 तक जो है ये वायसराय रहे। ठीक है, ये वायसराय रहे, कौन, लॉर्ड मिंटो, तो ध्यान में रखेंगे। और 1907 के सूरत में ही कांग्रेस का क्या हुआ था, ये गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी। ठीक है, बाद में 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें वो लोग वापस एकजुट भी हो गए। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। कह रहे कि धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित, धन प्रवाह को ही अंग्रेजी में ड्रेन थ्योरी कहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं है ना, ड्रेन, मतलब ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी बोल लीजिए, या सीधा आप इसको ड्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये कई बार आ चुका है और मैंने कई बार बताया, ये दादा भाई नेहरू जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले साल, इनके बारे में बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। षड्यंत्रकारी संगठन किस संस्था को कहा गया। ठीक है, ये कहा, अंग्रेज जो है आर्य समाज को, जिसके संस्थापक है ना कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, तो इसको आर्य समाज को जो षड्यंत्रकारी संगठन के रूप में अंग्रेज हमेशा देखते थे या डिफाइन करते थे। ठीक है, आगे बढ़े अगले साल, ये देखिए बीपीएससी सहायक परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये, और आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे होंगे तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए 2023 बीपीएससी सहायक परीक्षा का है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, मैंने 2005 से क्वेश्चंस को उठाया और ये आपका जो है 2023 तक के मैंने कहा भी था कि सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था जो है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था जो है उसका बोल या आधिपत्य बना रहा, बोलबाला रहा, यह किसने कहा था। देखिए ये कहने वाले जो है व्यक्ति का नाम था, ये था, ये थोड़ा सा लोगों के लिए ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को बुक में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, ये रजनी कोठारी, किसने कहा था, ये कहा था रजनी कोठारी, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, शिक्षकविद और लेखक भी हैं, शिक्षाविद, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, है ना, है नहीं थे एक्चुअली, इनका देहांत हो चुका है, तो रजनी कोठारी वो थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है यह स्थायी तौर पर कब स्थापित हुआ। देखिए 1917, 1919, देखिए ये एक्चुअली में हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में, तो यहां आप आंसर ये कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1919 में तो था नहीं, 1920 में आपको पता एक संगठन बना था जिसका नाम था AITUC। ठीक है, अब इसको फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना के साथ ही भारत में जो है वो मजदूर संघ आंदोलन जो है वो दृढ़ हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद यानी नेशनल है ना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, युग के रूप में चित्रण किसने किया, मतलब ये किसने है ना किया है, तो ये किया है बिपिन चंद्र ने। किसने किया है, ये बिपिन चंद्र ने। ये जो आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया है, ठीक है, इसको कहा या इसके बारे में जो बताया है, इसको वर्णित किया है, वो किसने किया, बिपिन चंद्र ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने किया था, बिपिन चंद्र ने। आगे बढ़े अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्या, ये पटना उच्च न्यायालय परीक्षा 2023 का है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग या हार्डिंज भी इसको कहते हैं, ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था। तो आपको पता 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, और 1911 में
लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 में इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली दरबार बुलाया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ाया है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये तो पता ही होगा, दादा भाई नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये सब दो, ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, ये क्वेश्चन आप अंदाजा लगाइए कितनी बार अभी तक आ गया है आपको पीछे। ये 2023 का है, जबकि 2005 से ये क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, खास करके देखिए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अगर आप बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उन सब के प्रीवियस ईयर आप जरूर पढ़ के जाइए, और मेरी गारंटी है आप 80% क्वेश्चन सही करके आएंगे। बाकी 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं वो डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं 80% क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे जीएस में, अगर आपने सारे ही बिहार के एग्जाम के पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है। क्योंकि देखिए, पीवाईक्यूज अगर आप सारे एग्जाम को कवर करेंगे तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी टॉपिक में, वो आपका इनडायरेक्टली कवर हो जाता है ना, तो ये आपको बहुत फायदा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दादा भाई नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ना, ये देखिए, बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसका फॉर्म भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब अब तो एग्जाम होने हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब क्या क्या ऑप्शन है, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से के साथ हुई थी, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के तहत जो है कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। बिल्कुल, ये लाइन तो सही है। ठीक है, और अगर वो सही है तो बाकी फिर भी देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थे, बिल्कुल नहीं, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं। देखिए, ये था आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, और आपको पता है इसी के तहत महात्मा गांधी ने जो आपका गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो तैयार हो गए थे, तो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो स्थगित करने के लिए तैयार थे, और किया भी था, गांधी इरविन समझौता। अब आप लोग कमेंट बताएंगे गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, कब इसकी ये समझौता हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी, ये तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है, ये कहने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ये किसने कहा था, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में क्या है, बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। ठीक है, ये सब कुछ स्टेटमेंट भी एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, फेमस नारा या स्टेटमेंट्स। ठीक है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किन की तरह, तो ये इन्होंने काठियावाड़ी किसान जो है ना, उनकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये काठियावाड़ी किसान, तो ध्यान में रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अब ये तो अभी जस्ट आया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा, ठीक है, की स्थापना किसने की, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी लाहौर में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ठीक है, तो ये लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, ये लॉर्ड इरविन, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत मैंने कम ही ऐसा इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, तो पूछने के दोबारा पूछने के चांसेस कम है। ठीक है, हर एग्जाम में देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दो चार जो नॉर्मल पैटर्न से हट के, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चन जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते, वो इक्के दुक्के लोग कर पाते, तो वो आपके है ना कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो दो चार क्वेश्चन, क्योंकि वो मेजॉरिटीज नहीं बनना है। बट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, अगर आप वहां गलती करते हैं या आप नहीं बना के आते हैं तो आपके सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की देखिए वयोवृद्ध पुरुष तो दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहते हैं या महिला किसको कहते हैं, ये अरुणा आसफ अली है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली। इन्होंने ही 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि आपका मुंबई के, ठीक है, महाराष्ट्र के कौन से जगह पर, ये आपका है ना बॉम्बे के जो है ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था, और वहां झंडा फहराने के लिए, ठीक है, इनको ये फेमस है कि 1942 का जो ये आंदोलन उसमें झंडा फहराया था। ठीक है,
इनको इंग्लिश में थोड़ा लिख लीजिए, कभी इंग्लिश कभी हिंदी पूछता है। तो ये हो गया ग्रैंड ओल्ड लेडी, सॉरी ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया है ना, लेडी ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखेंगे। और ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो किनको कहा जाता है, ठीक है, तो वो तो आपका पता ही है कि दादा भाई नेहरू को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहे किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बनाया था। ये तो पूना में बनाया था और 1916 में, और एनी बेसेंट ने कहा मद्रास में बनाया था, कई बार आ चुका है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसके प्रकाशन से कौन संबंधित है, देखिए इसके प्रकाशन से यहां पर देखिए तो सहजानंद सरस्वती तो थे ही, यमुना कारजी भी थे, राहुल संस्कृत्यायनी भी ये थी, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द था, ठीक है, मर्द है, ठीक है, या मर्द थी बोलिए बेसिकली। तो ये किसने कहा था, और जो झांसी की रानी के खिलाफ जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे वो थे ह्यूज रोज, और उन्होंने ही ऐसा कहा था। तो ह्यूज रोज जो इनको ध्यान में रखेगा। आप यहां कैंपबेल का नाम भी ध्यान में रख सकते हैं। कैंपबेल ये वही है जिन्होंने इसी आंदोलन में यानी कि 1800 क्रांति मतलब जो 57 की जो क्रांति है इसी आंदोलन में, ठीक है, जो कानपुर और बरेली का आंदोलन है उसके दमन में, तो कानपुर और बरेली का आंदोलन का दमन जो है वो किसने किया था, कानपुर और बरेली, ठीक है। तो कानपुर और बरेली जो है, बरेली, इन दोनों का आंदोलन का दमन जो है ना, आंदोलन का दमन जो है इन्होंने किया था, ठीक है। तो आंदोलन का दमन, ठीक है, आंदोलन का दमन किसने किया था, तो ये किया था आपका है ना कैंपबेल ने। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री, ये भी कई बार आ चुका है, जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे, ठीक है। जगजीवन राम के बारे में, राजेंद्र प्रसाद जो कृषि मंत्री थे, ठीक है, इनके बारे में है ना, बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री थे, इनके बारे में, ये सब कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यह हुआ था मई में। 17 में आपको पता है कि चंपारण आंदोलन हुआ और बाद में एक चंपारण कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है, और उस कमेटी ने जो है ये है ना चंपारण कृषि कानून ये जो पारित किया, ठीक है, ये मई में हुआ था। और इसके बाद जो है नील की खेती को जो है वो जो नील की खेती की जाती थी या 3 कठिया प्रणाली थी उसको समाप्त किया गया। इसमें क्या किया गया, वो जो 3 कठिया प्रणाली थी, ठीक है, जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था, ये प्रणाली समाप्त की गई। 3 कठिया प्रणाली क्या हुआ आपका, ये समाप्त किया गया, ठीक है, 3 कठिया प्रणाली समाप्त की गई। आगे बढ़े अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही हैं। कौन है, कौन सा इनमें से सही है, आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे, आप ऑलरेडी मैंने इसके बारे में लगभग बताया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने है ना द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला देखते हैं नीचे, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये राजेंद्र प्रसाद, ये तो बहुत फेमस है और ये नेहरू जी की है, ठीक है, ये लिखा था नेहरू जी ने, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं बल्कि ये तीसरे थे, है ना। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि दूसरे कौन थे, है ना, और पहले कौन थे, क्योंकि ये 3 सत्याग्रही के बारे में पूछा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको मॉड्यूल 7 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया। ये 8 है, आप 7 देखिए, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा। आप पहला और तीसरा सत्याग्रही कौन था आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित युगियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तो नहीं ही है, ठीक है। अच्छा, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू, ये भी नहीं है, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, इसमें एकमात्र जो है वो है यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का है। देखिए जो इंडियन स्पेक्टेटर है ना, ये बहराम जी मालाबाड़ी, कौन थे, बहराम जी मालाबाड़ी उनका था, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएंगे कौन से, बहराम जी मालाबाड़ी, है ना, बहराम जी मालाबाड़ी, ठीक है, मालाबाड़ी। अच्छा, और ये जो आपका द एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, ये इसके लेखक थे सुरेंद्र, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसके लिखा इसका है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति जो है की स्थापना की गई। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, और वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है। ये आपका हरिपुरा का सेशन था, हरिपुरा का सेशन था, ठीक है, हरिपुरा सेशन, और इसमें है ना ये सेशन था, ठीक है, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जो है ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्हीं के जो है बेसिकली अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। देखिए इन्होंने 1940 में अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक है, इसने 1940 में अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है, क्या दिया आपका, 1940 में अपना रिपोर्ट दिया। किससे संबंधित रिपोर्ट दिया था, ये रिपोर्ट जो इन्होंने उद्योगों के, है ना, कहने का ये मतलब भारत में उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित, मतलब उस पर ध्यान देने से संबंधित जो है रिपोर्ट दिया था, तो उद्योगों से रिलेटेड है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये कहने वाले, मैंने कहा कुछ स्टेटमेंट्स बहुत फेमस हैं, कुछ नारा, कुछ स्टेटमेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर याद करिए, ठीक है। मैं जो इसका एक आपका वीडियो ला करके मैं वीडियो लाऊंगा, है ना, जिसमें सारे ही जितने भी नारे और जितना भी स्टेटमेंट पूछा जाता है वो सब मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना। वैसे ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे बुक में, ये बहुत सारे क्या, ये लगभग बुक में नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा सब जगह दिया है, हर बुक में थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितने एग्जाम्स में पूछे गए उतने डिटेल, उतना कंप्लीट कहीं पर नहीं, तो मैं आपके लिए जरूर वो वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो वो नारे से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करना, ये तो असहयोग आंदोलन के समय का नहीं था। राजस्व में कमी, देखिए ये मांग जरूर था, राजस्व में कमी जरूर मांग था। बेगार का उन्मूलन ये भी था। तो उपयुक्त में से तब भी ऑप्शन क्या होगा आपका, एक से अधिक होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे मॉन्टेस्क्यू ने, अब मॉन्टेस्क्यू का नाम आपने बहुत सुना होगा, इन्होंने सरकार के अंतर्गत इन्होंने ये जो विधायिका, कार्यपालिका, ये जो सरकार के 3 अंग है ना, इसके मध्य शक्तियों का बंटवारा या विभाजन जो है वो उसके बारे में बताया था। तो उसकी कौन सी पुस्तक, ये बहुत फेमस, ये क्लास 9th में इसकी पुस्तक आती है, ठीक है, बिहार बोर्ड के बुक में, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये किताब, है ना, ये आप अगर, है ना, ये क्लास 9th का बिहार बोर्ड का किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी जगह है, मैं एक जनरल बुक्स का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण, यानी जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, का कौन सा, तो वन को काटने का जो कौन सा कारण है, पढ़ते हैं ऑप्शन। कह रहे हैं कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने लिए भूमि को उन्नत करना, बिल्कुल ये तो होगा ही, क्योंकि जो है आप फूड क्रॉप्स की बात करें या फिर जो कैश क्रॉप्स होता था, ठीक है, उसकी बात करें, ठीक है, उन सभी की मांग जो है बाजार में बढ़ती जा रही थी, ठीक है, और लोगों को जरूरत भी थी। तो खेती के विस्तार के लिए जो है ना, वनों को काटा जा रहा था। रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करने, है ना, तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, बिल्कुल ये भी सही है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना और चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण, इन सब, ये तो यहां तीनों हो जाएगा। इन सभी कारणों से जो है भारत में निर्वनीकरण किया जा रहा था, है ना, ब्रिटिश काल में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। ये तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो गुजरात हमारा हो जाएगा, ये तो आपको फेमस पता ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात, ठीक है। आगे बढ़े, अगले साल यहीं पर इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। 1928 में आंदोलन हुआ था। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। नहीं, ये नहीं है आपका, ठीक है। मंदी ने भारतीय व्यापार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल मंदी, पूरे वैश्विक मंदी थे तो भारत भी प्रभावित हुआ होगा, है ना। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात और निर्यात, इन सबको प्रतिकूलता से प्रभावित किया, बिल्कुल। तो ये सब सही, ये दोनों सही है। तो अगेन आंसर आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट अगर आपको याद हो तो ये महात्मा गांधी और किसके, भीमराव अंबेडकर के बीच साइन हुआ था, तो दलितों से संबंधित था। तो ये दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है उसको लेकर के था, ठीक है। तो ये तो आसान है, कई बार मैंने बताया। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, ठीक है, और कौन से जेल में साइन हुआ था। ये एक्चुअली जेल में साइन, चलिए जेल में बता देता हूँ, यरवदा जेल। आप डेट बताइए कब, कौन से ईयर में ये साइन हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ था? कह रहे कि प्रथम जो अखिल भारतीय समाजवादी सोशलिस्ट कांग्रेस, अभी सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी पहली बैठक जो है ये कहां पर हुई थी। अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना जेपी राम मनोहर लोहिया और किसने मिलकर के किया था, है ना, जेपी राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी ने, उन्होंने मिलकर के किया। तो इसकी स्थापना जो है, और चूंकि ये बिहार से बहुत कनेक्टेड सारे ही तो है, पटना, तो ये पटना हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, देखिए वो पहले हरिपुरा जो था उसके तो थे ही, फिर बाद में त्रिपुरी अधिवेशन में एक तरह से कहिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया था, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि त्रिपुरी अधिवेशन जो उसका अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाना चाहते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उस जो है किसको, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बने, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस हट गए थे पद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, मैंने कई बार बताई, ये सही है। उनका देहांत 1956 में बिल्कुल हुआ था, ठीक है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशित, तो तीनों ही सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में ये सारे ही डिटेल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा। कह रहे इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? देखिए न्यू इंडिया में दो तरह का प्रकाशन होता था, एक दैनिक और एक साप्ताहिक। ये जो न्यू इंडिया है ना, इसका दैनिक दैनिक जो है बेसिकली ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था, दैनिक, ठीक है। दैनिक किसके लाया गया? और जो इसका इसी का न्यू इंडिया का जो साप्ताहिक वर्जन था, ठीक है, साप्ताहिक, ये बिपिन चंद्र पॉल ने, ये साप्ताहिक है ना, ये बिपिन चंद्र पॉल ने, है ना, बिपिन चंद्र, है ना, पॉल वो लेकर के आए थे ना, चंद्र पॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अश्विनी कुमार दत्त को। किसको जाता है? तो स्वदेश बांधव, ये स्वदेशी आंदोलन के समय, है ना, जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाने, है ना, और जो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने संबंधित है, ठीक है। और ये अश्विनी कुमार दत्त ने, और स्वदेशी आंदोलन आपको पता है 1905 में होता, तो इसकी भी स्थापना जो है स्वदेश बांधव समिति, ये 1905 में ही बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इनमें से कौन थे, ठीक है। देखिए इनमें से महादेव देसाई तो थे उनके साथ, ठीक है। उसके अलावा नरहरि पारिख भी थे, अब्दुल बारी नहीं थे। तो इसमें से तब भी आंसर तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रसाद थे। मजहरुल हक थे, है ना, प्रसाद थे, है ना, मजहरुल हक थे, ठीक है, मजहरुल हक थे, है ना। ये भी जो है आपका, है ना, चंपारण जो नील आंदोलन 1917 में हुआ, ये लोग थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ थे। कौन कौन से? जेबी कृपलानी थे, है ना, ब्रज किशोर प्रसाद थे, उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो एक तो आपका जेबी कृपलानी भी थे, बहुत अहम थे, ठीक है, जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा ब्रज किशोर, है ना, ब्रज किशोर प्रसाद जो है वो भी थे, ब्रज किशोर, है ना, ब्रज किशोर प्रसाद वो भी थे, किशोर प्रसाद, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखेंगे। ये सब लोग जो थे ये मेन लोग हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, उसके अलावा यहाँ पर महादेव देसाई और नरहरि पारिख, ये सब जो है ना आपका चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो को पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाई थी? ये घटना देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ था 11 अगस्त को। कब हुआ था? ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जो छात्रों पर गोली चलाई गई थी। बात समझ में आ रही? पटना का स्मारक जो बनाया गया है ना, शहीद स्मारक, उन्हीं के लिए बनाया गया था, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में।
किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब किसान सभा को लेकर के जो सवाल पूछे, मैं यहाँ पर आपको क्लियर भी सारा कर दूंगा। देखिए, खास करके बिहार में अगर आप किसान सभा की देखें और भारत में भी ले लीजिए, है ना, जो मेन किसान सभा है वो क्या है, सबसे पहले, और मेनली ये सब बिहार में से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो आपका कहाँ से होती है, देखिए, तो इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण, जब उन्होंने 1922 में मुंगेर किसान सभा की स्थापना की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जो आपका मुंगेर में किसान सभा, ठीक है। पहला आया मुंगेर में किसान सभा, ठीक है, किसान सभा। मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना हुई, ठीक है, इससे ये किसने की, ये मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मोहम्मद जुबैर, ठीक है, जुबैर है ना, मोहम्मद जुबैर, और कौन थे इनके साथ, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जो है ना, श्री कृष्ण सिंह है ना, वो थे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। चलिए, तो ये थे। इसके अलावा अगर देखें तो ये तो मुंगेर में हो गया। इसके बाद जो अगला बना वो आपका बना ये बिहार प्रांतीय किसान सभा, जो 1929 में आप देख सकते हैं, यहां से उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर जो है 1933 में आपका बना और उसका नाम था बिहार किसान सभा, उसको क्या बोलते हैं, बिहार किसान सभा बना। तो ये 1933 में फिर बना हमारा क्या, बिहार किसान सभा, इसको भी याद रखिए, ठीक है, बिहार किसान सभा, ये भी पूछा जाता है। ये कब बना, ये आपका बना 1933 में बना। फिर इसके बाद जो है अगला कौन बना, देखिए, अगला बिहार किसान सभा 1933 में बना। इसके बाद अगला जो बना था, आपको पता होगा अगर याद होगा, ठीक है, वो बना था अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि लखनऊ में 1936 में बना। तो अगला आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय है ना, भारतीय किसान सभा। ये सहजानंद सरस्वती यहाँ भी इसके हेड थे। ये 1936, 11 अप्रैल 1936 याद रखिएगा, लखनऊ में ये बना था, है ना, लखनऊ में ये बना था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चारों को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण था। बिल्कुल ऐसा भी कर था, और ये है ना फराजी आंदोलन, है ना, हाजी सरईतुल्लाह जो है, ठीक है, वो इसके लीडर थे। कौन थे, हाजी सरईतुल्लाह, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, और ये उसके खिलाफ था, ठीक है, तो हाजी सरईतुल्लाह, है ना, सॉरी सरईतुल्लाह, है ना, ध्यान से आप इसको स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, हाजी सरईतुल्लाह। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए इनको कारागार में, है ना, मतलब कारागार में अवरुद्ध किया गया था। देखिए, ये षड्यंत्र था आपका कौन सा, मेरठ षड्यंत्र, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र के केस में 3 अंग्रेजों को भी सजा हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल, है ना। तो निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। मतलब बोले कि इसमें से कौन सा आंदोलन जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में आंदोलन था, ठीक है। तो आपने टिहरी बांध और नर्मदा बचाओ ये जरूर सुना होगा। चिपको तो अलग आंदोलन है, वो बांध से रिलेटेड नहीं है ना। टिहरी और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन जो है वो, चूंकि यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, और इन दोनों ही परियोजनाओं के विरोध में जो है ये आंदोलन किया गया था, टिहरी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आज ये हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है। तो हमने क्या किया, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो है बिहार के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे बिहार एग्जाम में 2005 से लेकर के 23, उसके सारे ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन किए। लेकिन देखिए, इसमें मैंने ये, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें बीपीएससी के में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो कम है, ठीक है, वो बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को कवर नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके बाद जो ये सीरीज जैसे ही कंप्लीट होती है, ठीक है, तो मैं साथ में ही, यानी आपके बिहार एसएससी के एग्जाम से पहले मैं बीपीएससी का भी जो एक एक पेपर जितना भी हुआ है आज तक, ठीक है, 69 तक हमारा हो गया, अभी 70th होने वाला है, 69th बीपीएससी तक के सारे ही जो पीवाईक्यूज हैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका
जो है एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं भी छूटेगा, ये गारंटी है। अभी पहले हम लोग जो है, अभी हमने मॉडर्न करा है, पहले हम लोग मेडिवल और एंशिएंट कर लेते और वो 3-4-5 क्लास इनफ है। वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे किस पर? बीपीएससी के क्वेश्चंस पर जंप करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद बीपीएससी के साथ साथ जो हम लोग इसको जब स्टार्ट करेंगे, उसी समय हम लोग जो सेंट्रल एसएससी है उसमें जितने भी एग्जाम, यानी कि एसएससी का जो सीजीएल होता है, आपका सीजीएल हो गया है ना, आपका सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीएचएसएल होता है, ठीक है, इंटर लेवल पर एमटीएस आपका होता है, इंटर 10th लेवल पर, ठीक है, इन सभी के, बाकी आपका सीपीओ सीडीपी, ये जितने भी एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, उन सब का हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर। मैं प्रीवियस ईयर पे क्यों जोड़ देता हूं, उसका दो कारण है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, बस अगर आपने उसको प्रॉपर करा हुआ है। लोग गलती कहाँ करते, अगर वो बिहार एसएससी का पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ बिहार एसएससी के पीवाईक्यू, बिहार एसएससी के एग्जाम ही कितने हुए भाई, 8-10 तो एग्जाम हुए टोटल मिला करके उनको, ठीक है। बिहार एसएससी में बिहार सीजीएल भी, इंटर लेवल का तो 4-5 ही एग्जाम है, और अगर आप देखें सीजीएल लगा लें तो 8-10 एग्जाम हुए, इतने से तो आपका नहीं होगा। आपको पूरे बिहार के एग्जाम का पीवाईक्यू करना पड़ेगा, तब आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, ये सारी चीजें आपकी होंगी। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। बिहार एसएससी हो, बाकी सेंट्रल एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, जीएस आपका यहां से आएगा, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।